नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स सिखा रहा हूँ और इसके अंदर अपने फर्स्ट फिजिक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज से अपने सेकंड फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड फिजिक्स जो है इसका जो सबसे पहला चैप्टर है उसे अपने पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर आपका क्रम के हिसाब से आपके चैप्टर दिए गए हैं, तो ये 9वां चैप्टर बनता है। 9वां चैप्टर बनता है और चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण, ठीक है। ये आपके चैप्टर का नाम है, 9वां चैप्टर है ये, ठोसों के यांत्रिक गुण। और ये आपकी जो +1 की सेकंड फिजिक्स है, जो सेकंड फिजिक्स अपने है, इस सेकंड फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कि सेकंड फिजिक्स का चैप्टर है ये और सेकंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। और अगर लगातार क्रम से अपने देखें तो 9वें क्रम पर आता है ये और चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। देखिए, जो फर्स्ट फिजिक्स आपकी थी उसके अंदर अपनी ज़्यादातर जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अब अपने फिजिक्स की अलग अलग जो ब्रांचेज है, शाखाएँ जो है, उनके बारे में इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अपने इसके अंदर आता है वो आता है ठोसों के यांत्रिक गुणों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक इसमें दिया गया है वो है ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। देखिए, अपने इसके अंदर आप सभी जानते हो कि ठोस जो वस्तुएं होती है, ठोस जो आपके पास में वस्तुएं होती है उसमें क्या गुण होते हैं। आपके पास में जो ठोस वस्तु होती है उस ठोस वस्तु का आकार और आकृति जो है, आकार और आकृति जो है, आकार यानी साइज उसका जो है और आकृति का मतलब शेप जो है। आकार का मतलब तो आप सभी जानते हो कितना बड़ा है, इतना बड़ा या इतना बड़ा, वो तो क्या है आपका इसका आकार होता है। आकृति जो है वर्ताकार है, यानी आप आकृति किसे बोल सकते हो, जैसे आपके पास में ठोस आकृतियाँ होती है, कोई गोला होता है, बेलन होता है या फिर घन घनाभ, ये सब आपके पास में क्या है अलग अलग आकृतियाँ हैं। तो आकृति का मतलब आप लोग शेप से लगाओगे और आकार का मतलब आप लोग साइज से लगाओगे। तो आकार और आकृति जो होती है वो क्या होती है, इनकी निश्चित होती है। जो ठोस वस्तुएं आपके पास में होती है उनकी आकार और आकृति जो होती है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जब आप लोग क्या करते हो, किसी वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से उस पर बल लगाना पड़ता है। यानी अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, किसी ठोस के आकार और आकृति में परिवर्तन करना चाहते हो, अगर आप लोग क्या चाहते हो कि किसी ठोस का आकार या आकृति जो है उसमें क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। यानी आप लोग क्या लगाते हो, उस पर बाह्य बल लगाते हो। इसमें आप लोग जो बाह्य बल लगा रहे हो जिससे वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाए, वो बाह्य बल क्या कहलाता है, तो वो बाह्य बल कहलाता है विरूपक बल, ठीक है। तो विरूपक बल कौन सा बल है, विरूपक बल वो बाह्य बल है जो वस्तु के आकार और आकृति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यानी जब आप लोग किसी वस्तु पर क्या करते हो, बल लगाते हो, कौन सा बल लगाते हो, जब आप लोग किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हो तो विरूपक बल लगाने पर ठोस की आकार और आकृति में क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए, ठोस जो होता है उसकी आकृति अपनी क्या होती है, आकृति और आकार उसके निश्चित होते हैं। आकृति और आकार क्या होते हैं, उसके निश्चित होते हैं। और इनके जो परमाणु या आप लोग अणु बोल सकते हो, परमाणु या अणुओं के बीच में दूरियां जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्या करते हो, उन पर बल लगाते हो, तो जब उन पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तब तो वो कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, वो साम्य अवस्था में है, ठीक है। और उनकी आकार और आकृति निश्चित है। जो उनके मध्य अंतर परमाणुिक और जो उनके मध्य अंतर आणविक है दूरियां हैं, जो अंतर परमाणुक और अंतर आणविक उनके मध्य जो दूरियां है वो फिक्स है। पर जैसे ही आप लोग क्या कर देते हो, उस पर बल लगा देते हो, कौन सा बल लगा देते हो, विरूपक बल लगा देते हो, तो
उनकी साम्य अवस्था जो है वो क्या हो जाती है, हट जाती है, यानी वो अपनी साम्य अवस्था से क्या हो जाता है, हट जाता है। और उनके मध्य जो अंतर परमाणुक और अंतर आणविक दूरियां जो है उनमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठोस पर आप लोग क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, और बल लगाने से उसकी अंतराणविक और अंतर परमाणुक दूरियां जो है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, यानी उसकी साम्य अवस्था से वो क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। जब आप लोग क्या करते हो, उसे विरूपक बल को हटा लेते हो, जब आप क्या करते हो, इस विरूपक बल को हटा लेते हो, जैसे ही आप लोग इस विरूपक बल को हटाने पर आप लोग देखते हो कि ठोस जो है वो पुनः कहाँ आ जाता है, ठोस जो है वो पुनः अपनी आरंभिक या प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आपका ठोस जो है वो पुनः कहाँ आ जाता है, आरंभिक अवस्था में आ जाता है। तो किसी ठोस का वह गुण, किसी ठोस का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी ठोस का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल के द्वारा अपने आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है तथा विरूपक बल को हटा लेने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। वो गुण पदार्थ का क्या कहलाता है, वो गुण पदार्थ का कहलाता है प्रत्यास्थता। वो गुण क्या कहलाता है, वो गुण कहलाता है उसका प्रत्यास्थता। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्यास्थता का क्या मतलब है। प्रत्यास्थता किसी ठोस का वह गुण है, किसी ठोस का वह गुण होता है प्रत्यास्थता, जिसके कारण वो विरूपक बल के द्वारा उसकी आकार या आकृति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यानी आप लोग क्या कर रहे हो, कोई एक ठोस ले रहे हो, ध्यान रखना इसके बारे में, आपको विरूपक बल वगैरह इन सब के बारे में बता रहा हूँ। विरूपक बल, प्रत्यानयन बल, ये अलग अलग बल होते हैं। प्रत्यानयन तो वो बल है जो इसे प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आ रहा है, ध्यान रखना इस बात का। प्रत्यानयन बल आगे अपने पढ़ेंगे। प्रत्यानयन तो वो बल होगा जो इसे प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आएगा, और विरूपक बल वो होगा जो क्या करता है, आकार और आकृति में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यास्थता जो गुण है इसका क्या मतलब है। प्रत्यास्थता का मतलब है, प्रत्यास्थता जो गुण है इसका मतलब क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा रहे हो, किसी वस्तु पर आप लोग क्या कर रहे हो, विरूपक बल लगा रहे हो। तो विरूपक बल लगाने से वस्तु की आकार और आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप लोग प्रत्यास्थता बताओगे तो क्या बताओगे कि किसी वस्तु की प्रत्यास्थता वह गुण है जो विरूपक बल के कारण वस्तु के आकार और आकृति में होने वाले परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, तथा उस विरूपक बल को हटा लेने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। वो गुण पदार्थ का क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। और जिस बल के द्वारा वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में आता है वो बल वहाँ पर क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो विरूपक बल तो कौन सा हो गया, जो वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन करता है, और प्रत्यानयन कौन सा हो गया, जो उसे प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आता है। और अगर क्या हो आपके पास में जो वस्तु है, अगर आपके पास में जो वस्तु है उस पर आप लोग क्या कर रहे हो, विरूपक बल लगा रहे हो, और विरूपक बल लगाने के बाद में आपने उसे क्या कर दिया है, हटा दिया है। विरूपक बल को हटाने के बाद में वस्तु जो है वो पुनः क्या नहीं करती है, प्रारंभिक अवस्था में लौट करके नहीं आती है। अगर वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट करके नहीं आती है तो उस वस्तु को अपने क्या कहा जाता है, प्लास्टिक कहा जाता है। उस वस्तु को अपने किस नाम से जानते हैं, प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। और इस गुण को अपने क्या कहा जाता है, तो इस गुण को अपने कहा जाता है प्लास्टिकता। ठीक है, इस गुण को अपने क्या कहा जाता है, इस गुण को कहा जाता है प्लास्टिकता। ये प्लास्टिकता क्या है, गुण है। ठीक है, और उस पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है, उस पदार्थ को अपने जाना जाता है प्लास्टिक के नाम से। इसका अगर आपको एग्जाम्पल बताना हो तो इसका एग्जाम्पल आप लोग बताओगे, जैसे आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो मोम का टुकड़ा, गीली मिट्टी, ये सभी जो है वो क्या है आपके पास में प्लास्टिक जो है इसके एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग क्या बोल सकते हो, इसके अंदर आप लोग बोल सकते हो जैसे मोम का टुकड़ा, मोम का टुकड़ा, या
गीली मिट्टी आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर। गीली मिट्टी भी इसी का एग्जाम्पल आता है, जो आपके पास में गीली मिट्टी होती है वो गीली मिट्टी भी इसी का एग्जाम्पल आती है। ठीक है, मिट्टी, गीली मिट्टी लिखना भी, गीली मिट्टी आदि। अब यहाँ से एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने की। आप लोग सोच रहे होंगे कि गीली मिट्टी और ये जो है ये कब से प्लास्टिक हो गई। बिल्कुल, आप लोग जिस प्लास्टिक को समझ रहे हो ये वो प्लास्टिक नहीं है, इस बारे में भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग उस प्लास्टिक को समझ रहे हो जिससे कुर्सियाँ वगैरह बनी होती है, ये वो प्लास्टिक नहीं है। ये अपने क्या है, ये प्रत्यास्थता के अंदर अपने गुण है। ये जो अपने प्लास्टिक जिसे बोल रहे हैं ये किसके अंदर आ रहा है, ये प्रत्यास्थता के गुणों के अंदर आ रहा है। और यहाँ जो प्लास्टिकता हम लोगों ने लिखी है, उस प्लास्टिकता का क्या मतलब है, उस प्लास्टिकता का मतलब वो वस्तुएं हो जाती है जिन पर विरूपक बल को हटा लेने पर प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते, परमानेंट वो क्या हो जाते हैं, विरूपित हो जाते हैं। ठीक है, स्थायी रूप से जिनमें विरूपण आ जाता है उनको अपने किस नाम से जाना गया है, यहाँ पर प्लास्टिक के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ये वो प्लास्टिक नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। ये कौन सा प्लास्टिक है, ये प्रत्यास्थता के अंदर प्लास्टिकता का गुण है। ठीक है, तो प्रत्यास्थता के अंदर अपने प्लास्टिकता का गुण क्या बताता है, कोई एक वस्तु है, आपने क्या किया, उस पर विरूपक बल लगाया। विरूपक बल लगाने के बाद में अगर वस्तु आपकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट रही है, स्थायी रूप से क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, तो वो सारी वस्तुएं किसके अंदर आ जाती है, प्लास्टिक के अंदर आ जाती है, प्लास्टिकता के गुण के अंदर आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपने आगे देखें तो प्रकृति में आपके पास में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो क्या हो, पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हो। ठीक है, तो प्रत्यास्थता मैंने आपको बता दिया कि प्रत्यास्थता का गुण क्या है, जिनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है वो आपकी वस्तुएं क्या कहलाती है, वो वस्तुएं कहलाती है प्रत्यास्थ। ठीक है, जिनमें किसका गुण पाया जाता है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। उन वस्तुओं को किस नाम से जानते हैं, उन वस्तुओं को अपने प्रत्यास्थ वस्तुओं के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, प्रत्यास्थ वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी होती है आपके पास में, ये वो वस्तुएं जिनसे आप लोग अगर क्या कर लेते हो, विरूपक बल हटा लेते हो, तो विरूपक बल हटाने पर भी वो क्या है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट करके आ जाती है। वो वस्तुएं किस नाम से जानी जाती है, वो वस्तुएं अपनी जानी जाती है प्रत्यास्थ वस्तुओं के नाम से। और आपके पास में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो क्या हो, पूर्णतः प्रत्यास्थ हो। ठीक है, आपके पास में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे आप लोग आदर्श प्रत्यास्थ वस्तु कह सको। किसी भी वस्तु में अगर आप लोग क्या करते हो, विरूपक बल लगाते हो, तो विरूपक बल लगाने के बाद में वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण रूप से लौट करके नहीं आती है। फिर भी अपने कुछ एक एग्जाम्पल इसके अंदर लेकर के चलते हैं, जैसे क्वार्टज, हाथी दांत, ये सब जो है ये अपने किसके अंदर आते हैं, ये लगभग अपने क्या मान सकते हैं, इनको पूर्ण प्रत्यास्थ मान सकते हैं। ठीक है, आगे अपने ये भी देखने वाले हैं कि स्टील और रबड़ जो है इसमें से कौन सा ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा। फिर से ध्यान रखना, यहाँ पर अपने जो जनरल लाइफ में चीज़ें देखते हैं उनसे अलग बातें अपने पढ़ेंगे। ठीक है, उनको इनके अंदर मत लगा देना। तो प्रत्यास्थता एक गुण है आपके पास में। प्रत्यास्थता का क्या मतलब है कि किसी वस्तु पर आप लोग क्या लगा रहे हो, विरूपक बल लगा रहे हो, और विरूपक बल लगाने के बाद में वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यास्थता किसे कहेंगे, तो प्रत्यास्थता आप लोग कहोगे प्रत्यास्थता वस्तुओं का वह गुण है जो किसी विरूपक बल के लगाने का क्या करती है, विरोध करती है, और विरूपक बल को हटाने पर वस्तु क्या करे, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। वो गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। अगर आपका पदार्थ क्या कर रहा है, पुनः लौट आता है, अगर आपका पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तब तो वो आपका पदार्थ क्या कहलाता है, वो कहलाता है पूर्णतः प्रत्यास्थ पदार्थ। जैसे क्वार्टज, हाथी दांत। और अगर पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता तो उसे कहा जाता है अपने प्लास्टिक। उसे अपने किस नाम से जाना जाता है, प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग हाथी दांत, क्वार्टज वगैरह बताओगे। और इसके अंदर जो पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटते हैं तो इसके अंदर गीली मिट्टी, मोम वगैरह को आप लोग बताओगे। आप लोग देखते भी हो कि मोम पर अगर आप लोग क्या कर देते हो, विरूपक बल लगा देते हो तो वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। इसी तरीके से गीली मिट्टी जो होती है उस पर अगर आप लोग विरूपक बल लगा देते हो तो वो स्थायी रूप से क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो ये आपका गुण था प्रत्यास्थता। आगे देखिए अपने इसमें
टॉपिक आता है प्रतिबल तथा विकृति। प्रतिबल तथा विकृति। नया टॉपिक अपने इसमें आता है प्रतिबल तथा विकृति। और इसके अंदर सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्रतिबल को, कि जो प्रतिबल होता है इस प्रतिबल का क्या मतलब होता है। तो देखिए प्रतिबल का मतलब है पदार्थ के एकांक क्षेत्र, पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर, पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल या प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? उसे प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी परिभाषा आती है इसके अंदर प्रतिबल की। और जो संतुलन अवस्था होती है उसके अंदर आपका जो प्रतिबल है ये किसके बराबर हो जाता है? एकांक क्षेत्रफल के लिए ये बाह्य बल के बराबर हो जाता है। तो आपका प्रतिबल जो है, प्रतिबल का सूत्र आप लोग यहाँ से क्या लिखोगे? तो देखिए प्रतिबल का सूत्र यहाँ से बनता है प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और इसे आप लोग लिख सकते हो प्रतिबल बराबर F बटा ए। क्या लिख सकते हो? प्रतिबल बराबर F बटा ए। ठीक है, और ये आपका बल जो है, प्रतिबल जो है वो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो जो आपके पास में संतुलन अवस्था होती है, संतुलन अवस्था जो आपके पास में होती है, संतुलन अवस्था जो आपके पास में होती है, उस संतुलन अवस्था के अंदर आपका जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल है, संतुलन अवस्था में आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल जो है वो किसके बराबर हो जाता है? तो वो बराबर हो जाता है लगने वाले बाह्य बल के। तो आप लोग लिख सकते हो प्रतिबल बराबर बाह्य बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो बाह्य बल बटा क्षेत्रफल संतुलन अवस्था के अंदर। तो प्रतिबल का सूत्र क्या बनता है आपका? प्रतिबल का सूत्र बनता है F बटा ए। ठीक है, सूत्र क्या बनता है? F बटा ए। यहाँ से आप लोग इसका मात्रक भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या बनता है? इसका मात्रक बनता है। तो अगर मात्रक यहाँ से लिखना चाहो आप लोग तो मात्रक क्या लिख दोगे? इसका मात्रक आप लोग लिख दोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से अपने क्या लिख दिया? इसका मात्रक लिख दिया। अगर आप लोग इसकी विमा लिखना चाहते हो तो विमा F की लिखोगे पहले तो F की विमा क्या बनती है? m1 L1 t माइनस का 2, और अपॉन में क्षेत्रफल की विमा L2 लिखते हैं। तब आपके पास में ये सोल्व करने पर क्या बनता है? m1 L माइनस 1 और t माइनस का 2। ये आपके पास में क्या बनती है? प्रतिबल की विमा बनती है। ठीक है, m1 L माइनस 1 और t माइनस 2, ये यहाँ पर क्या बन जाती है? इसकी विमा बन जाती है। देखिए आगे अपने फिर से मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ कि अपने जो पढ़ा है प्रतिबल जो है इसका क्या मतलब। एक तो आपकी ये जो सेकंड फिजिक्स से ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड अपने चीज़ें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ज़्यादातर परिभाषाएं वगैरह इसमें आएगी, और मात्रक विमा जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन भी इसके अंदर आने वाली है, पर ज़्यादातर इसके अंदर आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो पढ़ोगे। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिबल का क्या मतलब है। आपके पास में कोई एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु पर आप लोग क्या कर रहे हो? बल लगा रहे हो।
फिर से सारी बातें आपको बता रहा हूँ। आपके पास में क्या है, कोई एक वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है और इस वस्तु पर आप लोग क्या कर रहे हो, बाहर से बल लगा रहे हो। ये बल क्या करेगा, वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन करेगा। तो सीधी सी बात है कि जो बल वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन करता है, ये कौन सा बल कहलाता है, ये आपका कहलाता है विरूपक बल। और पदार्थ जो होता है आपका, ठोस पदार्थ जो होता है, उसमें गुण पाया जाता है कि जो आप लोग बाहर से उस पर विरूपक बल लगा रहे हो, ये जब आप लोग हटाते हो या जब जैसे ही आप लोग इसके अंदर बल लगाते हो तो इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी अंतर परमाणुक और परमाणुक दूरियां जो वो बदलना शुरू हो जाती है। तो ठोस के अंदर ये गुण पाया जाता है कि ये इस चीज़ का क्या करता है, विरोध करता है। आप लोग बाहर से जो विरूपक बल लगा रहे हो, इसका वो क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसका क्या करता है, ये विरूपक बल का करता है विरोध। कौन करता है ये विरोध, ये करता है यहाँ पर वस्तु के अंदर लगने वाला प्रत्यानयन बल या आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल जो है वो क्या करता है, बाह्य बल का विरोध करता है। जैसे ही आप लोग क्या करते हो, बाहर से बल को हटा लेते हो, जैसे ही आप लोग बाहर से बल को हटाते हो, बल को हटाने के साथ में जो उसके अंदर से बल लग रहा है प्रत्यानयन बल, वो क्या करता है, वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आ जाता है। ठीक है, वो बल क्या करता है, उसे प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आ जाता है। इस गुण को अपने क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। अब अपने इसके अंदर पढ़ रहे हैं प्रतिबल। तो आपने क्या किया, किसी वस्तु थी, वस्तु पर आपने बाहर से बल लगा दिया और वस्तु से आपने बाहर से बल लगा करके वस्तु को विकृत करने का प्रयास किया है। तो वस्तु के अंदर क्या लगेगा, एक आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल लगेगा जिसे अपने प्रत्यानयन बल कहते हैं। वो प्रत्यानयन बल क्या करेगा, वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आने की कोशिश करेगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल लग रहा है, जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल या जो प्रत्यानयन बल लग रहा है, वो प्रत्यानयन बल ही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। तो प्रतिबल का सूत्र आपके पास में क्या बनता है, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल। क्या सूत्र बनता है, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल। अगर वस्तु जो है वो संतुलन अवस्था में हो, वस्तु जो है वो कौन सी अवस्था में हो, संतुलन अवस्था में हो। संतुलन अवस्था के अंदर क्या होगा, जितना आप लोग बाहर से उस पर विरूपक बल लगा रहे हो, उतना ही बल क्या होगा, उसके अंदर से लगेगा। यानी संतुलन अवस्था में बाह्य बल जो लग रहा है वो किसके बराबर आ जाएगा, अंदर से जो प्रत्यानयन बल लग रहा है उसके बराबर आ जाएगा। तो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल संतुलन अवस्था में किसके बराबर होता है, बाह्य बल के बराबर होता है। यानी आपके पास में प्रतिबल जो है, इसका सूत्र क्या बन जाता है, बाह्य बल बटा क्षेत्रफल। क्या सूत्र बन जाता है, बाह्य बल बटा क्षेत्रफल। बाह्य बल को F से लिखें तो क्षेत्रफल को किससे लिखा जाएगा, A से लिखा जाएगा। और आपके पास में सूत्र इसका F/A बन गया है। ठीक है, और अगर मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक किसका बनता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो क्या बनता है, प्रतिबल का मात्रक बनता है। विमा अगर लिखो तो आप लोग यहाँ से विमा भी इसकी लिख सकते हो। ठीक है, M1 L-1 T-2 ये क्या है, इसकी विमा है। आगे देखिए प्रतिबल के प्रकार। आगे आता है इसमें प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जब किसी वस्तु में अपने क्या करते हैं, लंबाई के अनुदिश विरूपक बल लगाते हैं, तो इस कंडीशन में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, प्रतिक्रियात्मक बल जो लगता है, जो क्या करता है, लंबाई में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे अपने किस नाम से जानते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के नाम से जानते हैं। कैसे, देखिए, जैसे ये आपके पास में कोई एक दृढ़ आधार है और इसके साथ आपने क्या कर दिया है, किसी एक तार को जोड़ दिया है L, और आपने क्या किया, इस पर विरूपक बल लगाया और इसकी लंबाई में क्या कर दिया, आपने परिवर्तन कर दिया। बल लगा करके आपने क्या कर दिया,
इसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया है। यहाँ आप लोग क्या कर रहे हो, बाहर से बल लगा रहे हो, ठीक है। यदि क्या किया जाए, वस्तु की लंबाई के अनुदिश, वस्तु की लंबाई के अनुदिश आप लोग क्या करो, वस्तु की लंबाई के अनुदिश अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है इस पर आप लोग विरूपक बल लगाओ, ठीक है। और विरूपक बल लगा करके वस्तु की लंबाई में क्या करो, परिवर्तन करो। तो वस्तु में लंबाई के परिवर्तन के विरुद्ध, वस्तु में जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसके विरुद्ध, ठीक है, वस्तु में लंबाई के परिवर्तन के विरुद्ध, वस्तु की लंबाई के परिवर्तन के विरुद्ध एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यह ध्यान रखना यहां लगेगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल, लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। तो वस्तु आपके पास में है और आपको कहाँ लगाना है ये बल जो है, जैसे आपके पास में ये कोई तार है और तार के आप लोग क्या करते हो, नीचे कोई वस्तु लटका देते हो, तो तार के नीचे जैसे ही आप लोग वस्तु लटकाते हो तो वस्तु लटकाने से तार की लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है इसके विरुद्ध क्या लगता है, वस्तु में एक आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, ठीक है। वस्तु की लंबाई में आप लोग परिवर्तन कर रहे हो तो वस्तु के अंदर क्या लगता है, एक आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल लग रहा है। और वस्तु में लंबाई के परिवर्तन के विरुद्ध एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर जो प्रतिक्रियात्मक बल लग रहा है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल के नाम से, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला आप लोग फिर से क्या लिखोगे, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल है ये, तो आप लोग लिखोगे प्रतिक्रियात्मक बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फिर से वही मात्रक और विमा आ जाएंगे जो अपने किसके लिखते हैं, प्रतिबल के लिखते हैं। इसके बाद सेकंड इसमें आता है अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। सेकंड इसमें क्या आता है, अभिलंब बल आता है। अगर अपने क्या करें, वस्तु के लंबवत दिशा में एक समान बल लगाएं तो इसके क्या होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। और आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध जो एकांक क्षेत्रफल पर बल लगता है उसे अपने अभिलंब प्रतिबल के नाम से जानते हैं। तो अब अपना आता है अभिलंब प्रतिबल। आपके पास में कोई एक वस्तु है, जैसे ये मान लिया कोई एक वस्तु है, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, कोई एक वस्तु है और इसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में, इसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में आप लोग क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो। एक समान रूप से क्या कर रहे हो आप लोग, इसके पृष्ठ के लंबवत दिशाओं में सभी दिशाओं से बल लगाना है आपको, सभी दिशाओं से आप लोग क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, ठीक है। ये पीछे की ओर जो लग रहा है, तो एक समान रूप से आप लोग क्या कर रहे हो, इसके सभी पृष्ठ जो है उन पर लंबवत दिशाओं में आप लोग बल लगा रहे हो और बल लगा करके इसके आयतन में क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो। तो आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध, आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध, आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल, प्रतिक्रियात्मक बल क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध, वस्तु में आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अभिलंब प्रतिबल। तीसरा एक इसके अंदर बसता है जो अपने अपरूपण प्रतिबल के नाम से जिसे जानते हैं
अपरूपण प्रतिबल या अपने जिसे स्पर्शिक प्रतिबल भी कहते हैं, तो उसे अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि स्पर्शिक प्रतिबल या जो आपका अपरूपण प्रतिबल है वो क्या होगा। देखिए इसके अंदर कुछ नहीं होगा, बस एक पृष्ठ को नियत रखेंगे और दूसरे को अपने आगे की ओर ले जाएंगे, तो इसे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।